हेरिडिटी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट रिवाइज करेंगे पहले, है ना, शॉर्टली। रिप्रोडक्शन क्या था, डू यू ऑल रिमेंबर? रिप्रोडक्शन एक बेसिक फिनोमिना जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है। माइंडेड अपने जैसे ही वो कैसे कर पाता है? हमेशा जब एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आएगा तो इट रिजेंबल्स द पेरेंट, है ना। ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है ना। प्लांट की बात करें या एनिमल की, ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अगर प्लांट में भी हम बात करें, हमने एक सीड लगाया है तो जो सीड से नया पेड़ निकलेगा वो वैसा ही जैसा पेरेंट था, है ना। ऐसे ही अगर एक एनिमल की बात करें तो एक डॉग है तो उसका यंग वन जो उसका पपी होगा वो डॉग की तरह ही होगा, नॉट कि उसकी कार्बन कॉपी, बट हाँ डॉग की तरह ही, रिजेम्बलेंस। तो ऐसा कुछ तो ट्रांसफर होता होगा ना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट को रिजेंबल करता है। अब इसके लिए ना सेवरल थ्योरीज दी गई थी, है ना। कोई कहता था कि सर्टन जेम्यूल्स लाइक थिंग्स होती हैं। आई विल नॉट गो फॉर इट नाउ क्योंकि अभी टाइम कम है और तुम लोगों के एग्जाम्स हैं, ठीक है। डिटेल में कभी फिर बताऊंगी उस चीज़ को। बट हाँ, ये जो चीज़ थी जिसके बारे में हमें पता चला कि ओके व्हाट एक्चुअली गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज जीन। मेंडल ने, ग्रेगोर जॉन मेंडल, हु इज सेड टू बी एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने ये बात बताई थी। हालांकि उन्होंने जीन टर्म नहीं दिया था, वो फैक्टर्स बोलते थे इसे, कि फैक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट को रिजेंबल करता है। बाद में जोहानसन ने उसे जीन का नाम दिया था। पर चलो पहले डिटेल में अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स ही क्लियर कर लें। सबसे पहले तो यही टर्म क्लियर करते हैं, व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to another. What is heredity? The transmission of characters from one generation to another, है ना। उसे हम कहते हैं हेरिडिटी, राइट। एक टर्म और पढ़ेंगे, वेरिएशन। हम जानते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट को रिजेंबल करता है, बट उसकी कार्बन कॉपी नहीं होता है ना, उसका क्लोन नहीं होता है, उसमें कुछ तो अलग चीजें हैं। तो वो जो डिफरेंसेस हैं, है ना, डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग, उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं, ठीक। और हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वेरिएशंस एक्चुअल में आते कैसे, कॉज क्या है इनका। अगर हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबको पता है कि रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट था कॉपिंग ऑफ डीएनए, रिमेंबर, राइट। लेकिन क्या नो टू बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एब्सोल्युटली रिलायबल, ये लाइन याद है? एनसीईआरटी की लाइन पढ़वाई थी मैंने, क्या समझाया था? समझाया था कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस एब्सोल्युटली सेम नहीं हो सकते, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन सकती, उसमें कुछ ना कुछ एरर तो होना ही है डीएनए की कॉपी बनते टाइम, और वही एरर इज द कॉज फॉर वेरिएशन। एरर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, चेंजेस आएंगे और वही चेंजेस वेरिएशंस के कारण। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में तो वेरिएशंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में तो आधा जेनेटिक मटेरियल, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, हाफ मदर से आ रहे हैं। याद है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व थे, मेल और फीमेल। मेल प्रोड्यूस करता था मेल गैमीट, फीमेल प्रोड्यूस करती थी फीमेल गैमीट, फिर फ्यूज होते थे फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, जाइगोट बनता था, उससे नया यंग वन। याद है सबको, राइट। जब गैमीट्स बनते थे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता पेरेंट्स से, ये भी याद है। मियोसिस होता था वहाँ पर, ये भी याद है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती थी। मैंने कहा था कि हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर्ड कंडीशन में होता है, सबको पता है ना।
तो जब क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, जब गैमीट बनने होते हैं ना, तो इन पेयर्स में ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, एक्सचेंज। मान लो जैसे ये हैं क्रोमोसोम्स दो पेयर के, ये ठीक है, ये दूसरा। अब हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं। अब ये एक और है बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, ये होमोलोगस पेयर है। अब ये जो दो है ना क्रोमैटिड्स, एक्चुअल में ऐसे समझो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये दोनों भी आपस में सिस्टर है। देखो ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलो फिर समझ में आ जाए। ये भी सिस्टर सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये भी सिस्टर सिस्टर है, पर ये और ये नॉन सिस्टर है। अब समझ में आ गया, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ऑफ अ होमोलोगस पेयर। मेरी बात समझ में आ गई होगी, आ गई है ना? फिर से बताऊं, ये होमोलोगस पेयर है, मतलब क्रोमोसोम जो एक जैसे हैं, ठीक। 23 पेयर्स में से ह्यूमन के मान लो ये एक है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, दिख रहे हैं ना, दो क्रोमैटिड है। ये जो एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड होते हैं, ये तो सिस्टर है, ये सिस्टर, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ऑफ अ क्रोमोसोम। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ऑफ अ क्रोमोसोम। और ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ऑफ अ होमोलोगस पेयर। बात समझ में आती है? इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ना क्रॉसओवर बन जाता है ऐसे। समझ में? और जब ये अलग होते हैं क्रॉसिंग ओवर करने के बाद, पता क्या हाल होता है? ऐसे। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हिस्सा इस पे कट के लग गया और ये इस पे, ये समझ गए? इसका यहाँ से जो पोर्शन था वो इसके ऊपर आ गया, इसका पोर्शन इसके ऊपर आ गया, ऐसे। ये उंगली कट के इसके इधर आ जाए, ये वाली कट के इस पे आ जाए। काट के नहीं दिखा रही मैं, यहाँ दिखा दिया। ओके, चलो। अब ये इसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स में बहुत बदलाव हो जाता है, क्योंकि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही तो जीन्स हैं, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये तो 9th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे। न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, याद आया? ओके। फिर पढ़ते थे क्रोमोसोम्स हैं, वेरी गुड। फिर पढ़ते थे क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी कहते थे उन्हें, कहते थे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यही लेके जाते हैं। तो वो जीन्स इन क्रोमोसोम्स के ऊपर है। अब बताओ, यहाँ पर जो जीन्स थे उसका कुछ हिस्सा इसके ऊपर आ गया, और यहाँ जो जीन्स थे उसका सेट इधर आ गया। कितना एक्सचेंज हो गया जीन्स में, तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा। गैमीट बनने से पहले ये हो गया क्रॉसिंग ओवर, तो गैमीट्स में बहुत चेंजेस हैं जीन्स में। तो सोचो, ये गैमीट, पहले तो इनमें इतने सारे चेंज, फिर अब ये दोनों आपस में मिलकर जाइगोट बना रहे हैं। तो जो जाइगोट, जिससे नया यंग वन बन रहा है, उसमें आधा जेनेटिक मटेरियल मदर से आया, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और आधा फादर से आया, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, याद है हम पढ़ते थे ना कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज बढ़िया सा समझ में आया होगा क्यों ज़्यादा होते हैं, है ना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जब वेरिएशन ज़्यादा है, इसीलिए तो बेटा उनके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा है ना। वेरिएशन ज़्यादा मतलब सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा। अब ये भी पिछले चैप्टर में था,
इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन याद है? हम कहते थे हमारी एनवायरनमेंट तो हमेशा लगातार बदल रही है। अब अगर सोचो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस नहीं होंगे तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो सर्वाइव कैसे करेगा? मान लो ऑर्गेनिज्म तो जू का तू है, बाहर की एनवायरनमेंट बदल गई और ये बदल ही नहीं रहा अपने आप को, तो ये तो खत्म होना ही है। हाँ, एनवायरनमेंट बदल रही है, ये भी बदल रहा है? इसमें भी वेरिएशंस आ रहे हैं, तो हो सकता है जो नई वेरिएंट फॉर्म्स हैं उस बदलती हुई एनवायरनमेंट को झेल सकें और जी सकें, वरना तो स्पीशीज क्या हो जाती, एक्सटिंक्ट। याद है एक एग्जाम्पल करते थे, कहते थे बैक्टीरिया रहते हैं ऐसे पानी में, टेम्परेट वाटर्स में, अचानक से पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ तो ऐसे वेरिएशंस की वजह से रहे होंगे ना जो उस गर्म पानी को भी झेल पाए, तो सर्वाइव कर गए स्पीशीज, वरना तो एक्सटिंक्ट ही हो जाती। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये चीज़ समझने कि जो वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं पेरेंट्स में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके रीजंस क्या हैं? उनके रीजन से या तो एरर आ गया डीएनए कॉपिंग में, या गैमेट बनते टाइम क्रॉसिंग ओवर हो गई, उसकी वजह से वेरिएशंस विच आर वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ कोर्स, ये नहीं भूलना है, ठीक है? तो हेरिडिटी टर्म हमने पढ़ ली, वेरिएशंस हमने पढ़ ली, एक टर्म और पढ़ लेते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जानते हो बेटा क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हेरिडिटी और वेरिएशंस के साथ डील करती है। क्लियर? एक बार ये तीनों टर्म्स देखिए बेटा वापस। हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन, a segment of DNA which carries information from one generation to another. ठीक है? Variations, differences in the characters of individuals of the species. जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो वेरिएशंस हैं, उनके डिफरेंसेस जो हैं उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। जेनेटिक्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, राइट? चलो अब आते हैं हम ग्रेगोर जॉन मेंडल पर, who is said to be as the father of genetics, जिन्होंने ये सब बताया कि एक्चुअल में जीन्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं, इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, रिजेंबल। क्योंकि तुम्हें पता है जीन डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, जब वही इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, हालांकि थोड़े बदलाव के साथ, पर वही इंफॉर्मेशन जा रही है तो वही प्रोटीन बनेगा, वही प्रोटीन बनेगा तो वैसा ही बॉडी डिजाइन, वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। पता है कि नहीं? ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया ना, मतलब नॉट इन द पिछली क्लास, इन द पिछला चैप्टर, है ना, पढ़ा था हमने रिप्रोडक्शन में कि जो भी हमारी बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, वो प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन कौन कर रहा है गवर्न उनका बनना? डीएनए, और वही कॉपी होके नए सेल में जा रहा है। क्लियर? चलो अब आते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल, who is said to be as a father of genetics। तो मेंडल ने ही ये सारा फाउंडेशन हमारे लिए ले किया था, ये सब कुछ उन्होंने बताया था। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया, he did not name them as gene, he called them as factors। जोहानसन ने बाद में फैक्टर्स को रीनेम किया था एज जीन। क्लियर है? ओके। अब मेंडल ये जानते हैं, ये सब कुछ जो बताया उन्होंने, जो अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए जैसे सिलेक्ट किया था, वो था पी प्लांट। पी प्लांट को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल काम के लिए सिलेक्ट किया था। पायसियम सटाइवम, पी कैपिटल अलग अंडरलाइन, एस स्मॉल, सटाइवम अलग अंडरलाइन। अब पहला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वाई डिड ही सिलेक्टेड पी? उन्हें भी पी को ही चुनने की क्या जरूरत थी? पहली बात, पी जो था वो इजीली अवेलेबल था। भाई जो चीज आराम से मिल जाए उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहिए, या जिसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं होती बाय वन, हाँ, चीप, सस्ता, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना। इसके अलावा क्या है? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। इस पेड़ में ना 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोले तो मतलब कुछ पेड़ ऐसे, प्लांट हाइट में बहुत वेरिएशन था, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर था जैसे, उसमें कुछ ऐसे थे जो टॉल थे और कुछ ऐसे थे जो ड्वार्फ थे।
जैसे सीड शेप है उसमें भी कॉन्ट्रास्ट था, कुछ ऐसे जो राउंड और कुछ ऐसे जो रिंगल्ड। क्लियर? नेक्स्ट सीड कलर में भी था, कुछ येलो सीड्स प्रोड्यूस करते थे कुछ पेड़ और कुछ पेड़ प्रोड्यूस करते थे ग्रीन सीड्स। ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर अवेलेबल। तो वो देख सकते थे कि अगली जनरेशंस में कैसे ये कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है। देयरफॉर ही सिलेक्टेड प्लांट। लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर लाइफ साइकिल छोटी होगी तभी तो वो कई सारी जनरेशंस को पढ़ सकेंगे और किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे कोई कैरेक्टर जा रहा है अगली जनरेशन में। एंड सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड भी अब रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। याद है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स? याद है? वेरी गुड। स्टेमन है उसी में कार्पेल है। एंथर फटा, पोलन गिरे उसी के कार्पेल पर, उसी के स्टिग्मा के कार्पेल पर। सेल्फ पॉलिनेशन याद है सबको? वेरी गुड। तो सेल्फ पॉलिनेटेड ये 5 वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट को चुना। पहला, why did he selected Pisum sativa? Why did he select it? First, cheap, easily available. Next, 7 contrasting characters were present, like plant height, tall or dwarf, seed shape, round or wrinkled, seed color, yellow or green. ठीक है? और लाइफ साइकिल बड़ी छोटी थी तो बहुत सारी जनरेशन्स को स्टडी कर सकते थे और सेल्फ पॉलिनेटेड। याद हो गया सबको? अच्छा, तो फिर जरा कॉपी में लिख दो why did he selected pea plant, इतने में रख करके अगला टॉपिक शुरू कर लो। ओके, तुम जल्दी से लिख दो why did he selected pea plant। क्या 5 बातें याद है? तो बहुत बढ़िया। नहीं याद तो रिवाइंड करो, फिर से देखो और फिर जब लिख लो ना बिना देखे तभी आगे का वीडियो देखना। ओके, नाउ स्टार्ट करें आगे। अब मेंडल के काम पे आते हैं। सबसे पहले उन्होंने ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर डाइहाइब्रिड भी कराए थे, वो नहीं पढ़ रहे हो, पहले मोनो ही समझ लें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या थे? एक क्रॉस जिसमें ओनली 1 कैरेक्टर, मतलब एक ही जीन पेयर को लिया जाता था, एक ही कैरेक्टर was taken into account, only 1 pair of characters was taken into account, 1 pair of genes was taken into account, 1 pair of factors was taken into account। एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख रहे हैं। बाकी पेड़ में जो हो रहा है, मतलब मान लो उन्होंने एक क्रॉस करा, उन्होंने कंसिडर किया एक टॉल प्लांट लिया, मतलब जिसकी हाइट टॉल थी, और एक ऐसा प्लांट लिया अपने क्रॉस के लिए कराने के लिए जो ड्रॉफ था। तो उस टाइम पर ना ही वॉज नॉट लुकिंग एट कि भाई सीड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, सीड की शेप क्या है, सीड का कलर क्या है, वो जाए बाढ़ की पट्टी में। ओनली 1 कैरेक्टर को देखा, कौन सा था? ओके, हाइट, प्लांट हाइट। ठीक है, अब एक बात जरूर है, उन्होंने ना सबसे पहले जो प्रोसेस में बना के बताऊंगी ये तो उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया हमें। ठीक है, व्हाट डिड ही डू, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम प्रोसेस उससे बनाएंगे। उन्होंने क्या करा, पहले एक प्लांट लिया जो हमेशा टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करा था, मतलब उसके जितने भी सीड्स लगाते थे वो टॉल प्लांट ही आते थे। फिर जितने उनके सीड्स आते थे उन्हें लगाते थे, सब टॉल ही प्लांट प्रोड्यूस करते थे। इसे वो कहते थे ट्रू ब्रीडर फॉर अ टॉल प्लांट। ऐसे ही एक प्लांट जो ड्रॉफ था, उसके सीड्स लगाओ, अगली जनरेशन आए तो सारे ड्रॉफ, उसकी अगली जनरेशन सारे ड्रॉप ही प्रोड्यूस करता था। वो ट्रू ब्रीडर हो गया ड्रॉप प्लांट के लिए। उन्होंने एक ऐसा ट्रू ब्रीडर छांटा टॉल और एक ट्रू ब्रीडर छांटा ड्रॉप प्लांट, छांट लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब ये तो सेल्फ पॉलिनेटेड थे, ठीक है, इन्हें करवाना था क्रॉस, देखने के लिए कि कैरेक्टर कैसे जाते हैं अगली जनरेशन में। तो इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने ना जैसे ये एक टॉल प्लांट है तो अब इसमें स्टेमन भी है, कार्पेल भी है, तो स्टेमन ना हटा दिया, इमैस्कुलेशन करा दिया,
इमैस्कुलेशन मतलब जो मेल कैरेक्टर्स वाले जो स्टेमन पार्ट था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे ही हटा दिया। अब जब उसे हटा दोगे तो फिर स्टिग्मा पे उसके पोलन तो आ नहीं पाएंगे, आर्टिफिशियली इस ड्रॉप प्लांट के पोलन आके इस पर डाल दिए, क्रॉस हो गया, इसके पोलन लिए इसके स्टिग्मा पे डाल दिए कार्पेल पे, क्लियर, क्रॉस हो गया, ओके। तो जब उन्होंने क्रॉस नहीं बना के बता दी, सिर्फ रिजल्ट्स बता दिए, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, इसे क्रॉस कराया ड्रॉफ के साथ, ये तुम्हें पता है उन्होंने कैसे करा, वैसे तो सेल्फ पॉलिनेटेड होता था, आर्टिफिशियली इसका पोलन ठाया, इसके ऊपर डाल दिया एक दूसरे प्लांट के ऊपर, ठीक है। अब जब इन्होंने देखा कि पहली जनरेशन जो आई, मतलब जब अगली जनरेशन में सीड्स प्रोड्यूस हुए और उन्हें लगाया गया, सारे प्लांट पता है कैसे थे, टॉल, सारे के सारे है, मतलब ड्रॉफ तो एक भी नहीं आया बैकवर्ड, सारे के सारे टॉल, चलो हो गया। अब उन्होंने क्या करा, अब जो ये टॉल आए थे इनमें कुछ क्रॉस नहीं कराया, इन्हें अपने आप ही अगली जनरेशन प्रोड्यूस करने दी। जो अगली जनरेशन आई टॉल प्लांट्स की, है ना, सेल्फ पॉलिनेट होने दिया इन्हें, यहाँ तो क्रॉस कराया था, यहाँ इन्हें सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, ठीक है। जब सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया इन्हें, तो जो अगली जनरेशन आई, ये तो पहली वाली थी, जो अगली जनरेशन आई ना, उसमें टॉल में आए 75% और ड्रॉफ आए 25%, मतलब 3/4 पेड़ तो ऐसे थे 75%, 3/4 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल एंड 1/4 25% वर ड्रॉफ। ऐसे ही उन्होंने ना एक और कोई कैरेक्टर लेके किया, मतलब एक बार वो जैसे हाइट कंसिडर कर रहे थे, एक बार उन्होंने सीड शेप कंसिडर करी, उन्होंने कहा एक ऐसा पेड़ लिया जो हमेशा हमेशा राउंड सीड्स ही प्रोड्यूस करता था, हमेशा, तो उन्होंने उसे कह दिया ट्रू ब्रीडर फॉर राउंड सीड, है ना, ये ऐसा प्लांट है जो हमेशा राउंड सीड्स प्रोड्यूस करता है। एक ऐसे ही छांट लिया जो हमेशा रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस करता था, ठीक है। फिर उनको क्या करा दिया, क्रॉस। अब उस टाइम पर वो और कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ एक ही कैरेक्टर देख रहे, सीड्स की शेप, ठीक है। अब उन्होंने फिर से वो क्रॉस कराया, क्रॉस कैसे कराया वो तुम्हें पता है ना, एक के तो एंथर खुद ही हटा दिए और दूसरे वाले पेड़ का जो रिंकल्ड सीड का एंथर था उसके पोलन आर्टिफिशियली इसके स्टिग्मा पे डाल दिए कार्पेल के, हो गया, क्रॉस हो गया। देखा जो पहली जनरेशन आई उसमें सारे जो प्लांट्स थे ना, सबने राउंड सीड ही प्रोड्यूस करे, सबने राउंड। फिर अगली बार इसे सेल्फ होने दिया, ये अभी और कोई बीच में नहीं पंगा डाला, ठीक है, कोई क्रॉस नहीं, कुछ नहीं, जो हो रहा अपने आप हो जाओ, ठीक है, यहाँ तो करा था, यहाँ नहीं करा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड। अब क्या देखा, जो अगली जनरेशन आई उसमें 75% तो राउंड, मतलब जो प्लांट्स थे उन्होंने राउंड सीड्स प्रोड्यूस करे और 25% जो प्लांट्स थे उन्होंने रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करे, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे, कि मतलब एक जो कैरेक्टर है वो तो पहली जनरेशन में तो दूसरे वाले कैरेक्टर का कुछ नामो निशान भी नहीं आता, जब इसके पोलन इस पर डाले जा रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तब भी वो एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन जब सेकंड जनरेशन आती है तब ये कैरेक्टर कहाँ से निकल के आ जाता है, तब देखो ये कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है। ऐसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक और भी कराया, बहुत सारे कराए थे उन्होंने, तो हम 2-3 पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक प्लांट लिया जो हमेशा येलो सीड प्रोड्यूस करता था, हमेशा हमेशा वो प्लांट येलो सीड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा था, और एक ऐसा ही सिलेक्ट किया जो हमेशा ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस करता था, हमेशा, ठीक है। उनको क्रॉस कराया, बताने की जरूरत तो नहीं कैसे, गुड, ठीक है। तो पहली जनरेशन में ना सारे पता है कैसे आए, यहाँ तो क्रॉस करवाया था, यहाँ कुछ नहीं पता है तुम्हें, सेल्फ पॉलिनेट होने दो इसे, ठीक है। पहली जनरेशन में तो सारे प्लांट्स ऐसे आए जिन्होंने येलो सीड्स ही प्रोड्यूस करे, फिर जब इसे सेल्फ पॉलिनेट हो गया तो जो अगली जनरेशन आई उसमें 75% तो क्या थे, ये वाले जिन्होंने येलो सीड्स प्रोड्यूस करे, और 25% ये कैसे कर दिए, ग्रीन। इन्हें कहानी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है ना, कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जब यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं तब तो इन वाले जो दूसरा कैरेक्टर है इसका कुछ नामो निशान भी नहीं आता पहली जनरेशन में, फिर जब इसी का सेल्फ पॉलिनेट कराते तो ये कैरेक्टर आ जाता है सामने, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर उन्होंने
कंक्लूजन्स दिए और हमें एक्सपेरिमेंटली समझाया कि एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो अब हम समझेंगे, ये तो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके बिहाफ पे उन्होंने हमें कैसे समझाया, मतलब दुनिया को, और जो लॉज दिए वो उन एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर दिए, वो क्या है वो अब पढ़ेंगे। चलो अब एक ये वाला कैरेक्टर लेते हैं, एक क्रॉस हम लेते हैं। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि हर एक कैरेक्टर, जैसे ये कैरेक्टर है टॉल, हाइट, ड्रॉफ होना, ये कैरेक्टर है ना। तो तभी तो हमने शुरू में कहा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, याद है। येलो सीड होना एक कैरेक्टर है, ग्रीन सीड होना एक कैरेक्टर है, कॉन्ट्रास्ट है उसका, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हर एक कैरेक्टर जो है, ध्यान से सुनना, हर एक कैरेक्टर जो है वो एक पेयर ऑफ फैक्टर्स से गवर्न होता है। हर एक कैरेक्टर, ध्यान से, थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है इसकी, और लर्न करना है ये चैप्टर, ये एक बार समझने से नहीं आता, जब लिखने बैठोगे ना अपने आप लैंग्वेज ही कुछ और होगी। जब क्लास में टेस्ट लेती थी इसके बड़े सारे अलग से ही आते थे आंसर्स, है ना। हाँ, और एक चीज़ मुझे और भी बतानी थी, अब मैं वो रिटन वाले आंसर्स वाला भी स्टार्ट करूँगी अब, है ना, क्योंकि आगे अब जो टेस्ट होगा और असाइनमेंट होगा वो तुम्हें सबमिट होना होगा, वो प्रॉपर चेक हुआ करेगा, और टेस्ट भी सिर्फ MCQs नहीं, अलग से डिटेल वाले टेस्ट होंगे। कैसे? PDF बना के मुझे भेजना हुआ करेगा, एक लिंक भेजा करूँगी तुम्हें, एवरीथिंग वुड बी चेक्ड एंड यू विल गेट योर कॉपी लेटर ऑन, ठीक। चलो अभी वो सब ग्रुप में डाल चुकी होंगी अब तक, या शायद डालने वाली होंगी, ओके। यहाँ पे आ जाओ। तो अब मेन बात क्या है? मेन बात उन्होंने ये कहा कि हर एक कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, जैसे ये है ना, इसको उन्होंने दिखाया कैपिटल T। अब पहली बात, उन्होंने इसको पेयर ऑफ फैक्टर को एक अल्फाबेट से दिखाया, लेकिन कैपिटल क्यों? अरे इसलिए उन्होंने कैपिटल उसे लिया जो पहली जनरेशन में आता था ना, उसे कैपिटल लेटर से, वो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाया उन्होंने जो पहली जनरेशन में आता था, और इसे रिसेसिव, लेकिन इसे D नहीं लिखना, इसे इसी का अल्फाबेट का स्मॉल लिखना है, ये हमेशा याद रखना है। जैसे येलो सीड्स के लिए लोगे तो पहली जनरेशन में येलो आए थे ना, तो डोमिनेंट था ना वो कैरेक्टर, क्योंकि ग्रीन तो अपने आप को पहली जनरेशन में दिखाई नहीं रहा था, तो वो रिसेसिव, जो दिखा रहा था पहली जनरेशन में वो डोमिनेंट, तो वाई से दिखाया, तो ग्रीन जी नहीं दिखाना रे, स्मॉल वाई। बात समझ में? जैसे राउंड और रिंकल्ड सीड्स को कराया था, तो कौन आया था पहली जनरेशन में? सिर्फ राउंड, तो राउंड डोमिनेंट हुआ, तो ठीक है भैया, डोमिनेंट तो कैपिटल R से हुआ, लेकिन रिंकल्ड को W से नहीं दिखाना रे, स्मॉल r। भूलोगे तो नहीं? चलो गुड, समझदार बच्चा। तो टॉल और ये ड्रॉप, ठीक है। उन्होंने कहा हर एक कैरेक्टर एक पेयर ऑफ फैक्टर से गवर्न है, ये पेयर ऑफ फैक्टर, ये पेयर ऑफ फैक्टर, ठीक। फिर ये तो क्रॉस हो गया, यहाँ पे लिखना है पेरेंट्स, ठीक है। फिर गैमीट्स बनते हैं, ये ऐसे अलग हो जाते हैं, गैमीट बनते टाइम ये फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। अब तुम देखो आज की डेट में जब हमें ये पता है कि एक्चुअल में क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में होते हैं, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हाफ हाफ हो जाते हैं। मतलब अगर ह्यूमंस की बात करें 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जब गैमीट बनेगा, स्पर्म बनेगा, मेल गैमीट, तो 23 क्रोमोसोम होंगे। एग बनेगा, ओवा बनेगा, तो कितने होंगे? 23 होंगे क्रोमोसोम्स, है ना, ओवा में, और फिर वो फ्यूज़ होके बनाएंगे जाइगोट। तो सोचो उन्होंने उस टाइम पर इस बात को, मतलब क्रोमोसोम्स तक तो कुछ पता ही नहीं था अभी, पर ये बता दिया कि हाँ जीन्स अलग होते हैं गैमीट बनते टाइम। सोचो तो जीन्स तो एक्चुअली क्रोमोसोम पे ही है, वो तो जीन्स नहीं कहते थे, क्या फैक्टर्स कहते थे, ठीक है। तो फैक्टर्स अलग होते हैं गैमीट फॉर्मेशन में, उन्होंने कहा। और फिर दोबारा F1 जनरेशन में अब ये फ्यूज हो गई, ये वाला एक इसके साथ कैपिटल T स्मॉल t, ये पहला दूसरे के साथ कैपिटल T स्मॉल t, ये दूसरा पहले के साथ कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब कैपिटल T चूंकि डोमिनेंट था, है ना, उसकी प्रेजेंस में ना रिसेसिव वाला जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो था ड्रॉफ,
है ना, तो ये उसका जीन था, ये रिसेसिव वाले का जीन था, ये कैपिटल वाला डोमिनेंट वाले का था, तो ये तो एक्सप्रेस करता है इसकी प्रेजेंस में, है ना। तो ये सारे पता है कैसे आए टॉल, उन्होंने कहा ये सारे टॉल है, F1 जनरेशन में सारे टॉल है, ठीक। इससे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। क्या दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था वो लॉ? वो लॉ ये था कि जब कोई कैरेक्टर पेयर ऑफ फैक्टर से गवर्न्ड है तो वो फैक्टर जो अपने आप को पहली जनरेशन में दिखा रहा है, कौन सा फैक्टर दिखा रहा है? देखो यार, जो एक्सप्रेस कर रहा है दूसरे के प्रेजेंस में भी अपने आप को, बताओ किसने एक्सप्रेस किया? कैपिटल टी वाले ने तो एक्सप्रेस किया स्मॉल टी की प्रेजेंस में, तभी तो टॉल आया ये। तो ये जो है ये डोमिनेंट फैक्टर है और ये रिसेसिव फैक्टर है जो अपने आप को दूसरे के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये फैक्टर रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, दोनों है ना एक एक, पर किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया? इसने। तो ये डोमिनेंट फैक्टर, ये रिसेसिव। कैरेक्टर में देखें तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ये रिसेसिव। और कैरेक्टर्स जो है वो फैक्टर से ही गवर्न थे। कैरेक्टर तो ये था ना टॉल हाइट, फैक्टर क्या था इसका? कैपिटल टी, कैपिटल टी। हर एक कैरेक्टर पेयर ऑफ फैक्टर से गवर्न होगा। जैसे टॉल है तो वो कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्रॉप है स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक। फिर F1 में हमने देखा था जो पहली जनरेशन आई थी उसमें सारे टॉल थे। इससे उन्होंने कहा कि ये वाला जो फैक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना, वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव है। इसीलिए ये सारे अपने आप को देख रहे हैं तो पहली जनरेशन में सारे टॉल आए। इससे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। ये जो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, ये जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है दूसरे की प्रेजेंस में वो डोमिनेंट है, और जो फैक्टर अपने आप को दूसरे फैक्टर की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जैसे ये वाला, ये रिसेसिव फैक्टर। क्लियर है? स्मॉल टी रिसेसिव फैक्टर है क्योंकि वो कैपिटल टी की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, सारे टॉल। यही आया था कि नहीं? ठीक। अब उन्होंने, ये थे F1 जनरेशन वाले, अब F1 को एज पेरेंट्स लिया। अब इसमें तो हमने सेल्फ पॉलिनेट ही किया था, सेम से ही हो गया था। गैमीट्स बनते टाइम क्या हुआ? अलग हुए होंगे, देखो ये हुए। अब देखो जब F2 जनरेशन आई, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये कैसा होगा बता दो? टॉल। भैया तो दोनों ही डोमिनेंट है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, टॉल होगा। क्यों टॉल होगा बताओ? क्यों टॉल होगा? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करता। सही बात। यहाँ पर अब ये पहले नहीं लिखना, कैपिटल वाला पहले, भाई डोमिनेंट चीज पहले, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और होगा क्या? टॉल, क्योंकि यही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये दोनों मिलेंगे, ये तो कर नहीं सकता। और ये क्या होगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी, मतलब ड्रॉप। अब देखो आया 3:1 रेशो आया, 75% to 25% आया, आया ये रेशो। हाँ, तो इससे इन्होंने क्या दिया? इस 3:1 रेशो से, ये जो आई थी F2 जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, इससे इन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो क्या था? वो लॉ ये कहता है कि हर एक कैरेक्टर एक पेयर ऑफ फैक्टर से गवर्न्ड है। अंडरस्टूड बात है, पहले पढ़ चुके हैं। दोस फैक्टर्स सेग्रीगेट, सेग्रीगेट बोले तो अलग हो जाते हैं गैमीट बनते टाइम, और फिर रैंडमली जुड़कर अपनी पेयर्ड कंडीशन रिस्टोर करते हैं। अगर ये अलग ना होते, ये लॉ ना दिया होता, ये ना समझाया होता उन्होंने अलग होना, तो क्या कभी पॉसिबल था ड्रॉप का आना? अगर ये दोनों अलग ही ना होते तो साथ ही चलते होते, अगर साथ ही चलते होते तो ये स्मॉल टी, कैपिटल टी हमेशा ऐसे होता, तो हमेशा अगली जनरेशन टॉल 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 ही होती। पर आए ना ड्रॉप, आए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेग्रीगेट हुए।
3:1 रेशियो से उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था कि ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं वो अलग होते हैं, और अलग होते हैं इसीलिए ड्रॉप 25% आते हैं, वरना ये कभी ना आते होते। ठीक, तो F1 जनरेशन में सारे टॉल आने से लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। F1 जनरेशन में ऑल द टॉल गेव द लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर रहा है वो रिसेसिव है। वो फैक्टर जो दूसरे की फैक्टर की प्रेजेंस में शो कर रहा है वो डोमिनेंट फैक्टर है। रिसेसिव फैक्टर वो है जो दूसरे वाले फैक्टर की प्रेजेंस में बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है कि मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पर, वो खड़ा रहे तो टॉल है। सही बात। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? 3:1 रेशियो। ये फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, 4 टर्म्स और है, अगली क्लास में समझाऊंगी। पर हाँ, अभी के लिए इतना 3:1 रेशियो देखकर वो ये समझ पाए कि भाई हर एक कैरेक्टर जो है वो एक पेयर ऑफ फैक्टर से गवर्न्ड है, लेकिन गैमीट बनते टाइम वो फैक्टर्स अलग होते हैं। अगर ये अलग ना होते तो कभी पॉसिबल था क्या ड्रॉप का आना? तुम ही बताओ, पॉसिबल था? नहीं, यहाँ पर ये अलग हुए तभी तो ये पॉसिबिलिटी आई। और उन्होंने जब सारे प्रोसेस कराए थे, हर बार वो नहीं देख रहे थे। F1 को सेल्फ कराने पे 25% वो कूट किया जाते थे, रिसेसिव वाला कैरेक्टर आता था। इसी से उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया कि हर एक कैरेक्टर के जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं गैमीट बनते टाइम अलग हो जाते हैं एंड देन दोबारा रैंडमली जुड़ते हैं टू रिस्टोर देयर पेयर्ड कंडीशन। कोई डाउट? हाँ आए होंगे, कोई बात नहीं। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है, नेक्स्ट क्लास में चीज़ें और क्लियर होंगी डेफिनेटली। डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, चलो बाय बाय। रिवाइज करना पड़ेगा साथ।